हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ मैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और उतनी अच्छी आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी। और सॉरी यार, आप सब लोगों को करीब करीब एक सप्ताह का इंतज़ार करना पड़ा। और उसका कारण था मेरा स्वास्थ्य, जो पिछले 4-5 दिनों में काफ़ी ख़राब हो गया था। फीवर रहा यार, 102 103 डिग्री। बट अब आज थोड़ा मुझे कल से थोड़ा सा ठीक महसूस हो रहा था, संडे से। और आज मंडे ही है। डॉक्टर से बातचीत करी, गले में भी बहुत खराश थी, बोला नहीं जा रहा था, तो उसने डॉक्टर से बातचीत करी। हालांकि उसने तो मना किया था, बट मुझे लगा कि हाँ, अगर मैं ठीक हूँ तो कुछ छोटी छोटी क्लासेस अपन लोग शुरू करते हैं। मैंने प्रॉमिस जो आपको किया है कि मैं पूरा फाउंडेशन बैच आपको कराऊंगा, वो प्रॉमिस एज इट इज़ रहेगा यार, है ना। इसमें ऐसा नहीं होगा कि क्लासेस स्किप हो जाएंगी, या मैंने आपसे झूठा प्रॉमिस किया, वो सब कुछ नहीं होगा। वो क्लासेस एज इट इज़ चलती रहेंगी और मैं ही वो क्लासेस लूँगा। ज्योग्राफी और पॉलिटी हम लोग पढ़ ही रहते हैं, पॉलिटी से ही आज हम लोग फिर से शुरू करेंगे। और यकीन मानो, हुआ ये था कि स्थिति हो गई थी कि मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, मेरे पैरों में बहुत तेजी से दर्द हो रहा था और आई वॉज अनेबल टू स्टैंड अप। तो वो प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही थी, बट हाँ, आज थोड़ा सा सहज मैं महसूस कर रहा हूँ और मुझे लगा कि क्लास लेनी चाहिए। जितना ज़्यादा बेसब्री से आप सब लोगों को इंतजार रहता है, उससे कहीं ज़्यादा बेसब्री से मुझे इंतजार रहता है आप लोगों के साथ मिलने का, आपसे बातें करने का। और मैं चाहता हूँ 1 या 2 दिन में अपन लोग एक बार लाइव सेशन भी लें, जिससे मैं आप सबसे बातें कर सकूँ, है ना। वो लाइव सेशन का भी आई एम अरेंजिंग द सिस्टम कि हो जाए फटाफट से। और धीमे धीमे मैं वो 2-2.5 घंटे की अभी क्लासेस लेने में पूरी तरीके से समर्थ नहीं हूँ, ना मेरा स्वास्थ्य अलाउ कर रहा है। लेकिन हाँ, शायद एक सप्ताह और लगेगा कि मैं पूरी तरीके से रिकवर हो जाऊंगा। टाइफाइड जो बीमारी होती है, वो मुझे हो गया था एक्चुअली। और वो जो फीवर था, उसने मेरा शरीर जो है वो एकदम जकड़ लिया था, है ना। हाथ पैरों में भी दर्द, ये पेन भी मैंने 1-2 बार उठाने की कोशिश करी, क्लास भी रिकॉर्ड करने की कोशिश करी, पर नहीं हो पा रहा था, है ना। चलिए आज शुरू करते हैं। तो हम लोग पॉलिटी हम लोग पढ़ रहे थे, और पॉलिटी में हम लोगों ने क्या क्या कर लिया था मैं हल्का सा आपको बता देता हूँ। हम लोग राज व्यवस्था कर रहे थे, और राज व्यवस्था में हम लोगों ने शुरू कर दिए थे हमारे मौलिक अधिकार। कौन से अधिकार? फंडामेंटल राइट्स हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था। और मौलिक अधिकार में हम लोगों ने जो बात करी थी, वो बात करी थी 2 आर्टिकल्स की अभी तक, आर्टिकल नंबर 12 और आर्टिकल नंबर 13। मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल नंबर 13 जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि आज जब मैं रिवाइज कराऊंगा तब भी मैं आपको ये चीज फिर से एक बार बता दूंगा कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी चीजें आपको याद रखनी है। तो आर्टिकल नंबर 12 में हमने राज्य की परिभाषा जानी थी कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्टेट, राज्य क्या है। और आर्टिकल नंबर 13 में हमने जो चीजें देखी थी, वो जानी थी कि व्हाट इज लॉ, विधि क्या है। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा यार। विधि के बारे में हम लोगों ने जाना था, ये बातें हमने कर ली थी। आज मैं एक ही आर्टिकल लूंगा, आर्टिकल नंबर 14, और आर्टिकल नंबर 14 मैं अच्छे से आपको समझा दूंगा। लेकिन वो समझ जाने से पहले अपन लोग एक बार 12 और 13 को रिवाइज कर लेते हैं, और फिर हम लोग आर्टिकल 14 पे चलते हैं। आर्टिकल 14 वैसे तो बहुत छोटा सा आर्टिकल है। हाँ, आप जब भी पढ़ोगे कि इक्वलिटी की जब भी हम बात करते हैं, समानता की जब भी बात करते हैं, तो आर्टिकल नंबर 14 से ही, अनुच्छेद नंबर 14 से हम लोग शुरू करते हैं। लेकिन उस अनुच्छेद 14 में, उस आर्टिकल नंबर 14 में 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं, उसको आज हम जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ वो आर्टिकल नंबर जो 14 है, 14 जो है, उसमें मैं आज आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से भाषा जो होती है, लीगल जो लैंग्वेज है, उसका इम्पैक्ट कैसे पड़ता है जब हम संविधान पढ़ते हैं। साथ ही साथ आपको उसी भाषा का प्रयोग करना होगा जब आप क्या करोगे, अपने मुख्य परीक्षा में उत्तर लिखोगे। कैसे, मैं आपको बताऊंगा कि ये जो शब्द है विधि, और कहीं पे इसको इंग्लिश में कहा जाता है लॉ, और कहीं पे लिखा होगा ये लॉज। ठीक है, विधियां, ये दोनों ही शब्द हमको हो सकता है जब हम हिंदी में पढ़ेंगे यार, ये तो इसका क्या है, प्यूरल है, तो हम लोग सिंगुलर या और प्यूरल को क्या कर सकते थे, कई बार इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं। लेकिन आज हम जानेंगे कि नहीं, ये दोनों शब्द आर्टिकल नंबर 14 कैसे इनको अलग अलग यूज करेगा, तो वो सब देखते हैं। पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो अभी तक हमने पढ़ा है। तो सबसे पहले हमने शुरू करा था आर्टिकल नंबर 12। हमने देखा था कि राज्य की क्या परिभाषा होती है। हमने ये जाना था कि राज्य क्या होता है सबसे पहले। तो अगर पॉलिटिकल साइंस में बात करें तो राज्य या स्टेट का मतलब,
राज्य या स्टेट का मतलब क्या होता है, इसमें क्या क्या होना चाहिए, इसमें सबसे पहले तो एक स्वतंत्र देश होना चाहिए, सोवरेन होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए। दूसरा, राज्य के लिए चार महत्वपूर्ण तत्वों के बारे में हमने चर्चा करी थी। सबसे पहला, राज्य की जनसंख्या होनी चाहिए। उस जनसंख्या को रहने के लिए एक भूभाग होना चाहिए, भूभाग होना चाहिए। जनसंख्या पर शासन करने के लिए एक सरकार होनी चाहिए। और ये कैसी सरकार होनी चाहिए, ये होनी चाहिए सोवरेन कंट्री होनी चाहिए। सोवरेन मतलब संप्रभु, संप्रभुता होनी यहाँ पे चाहिए। ठीक है, ये हमने बात करी थी किसके लिए, राज्य के बारे में हमने बात करी थी। इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि राज्य का प्रयोग कहाँ कहाँ पे, राज्य जो शब्द है इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पे किया जाता है। एक स्वतंत्र देश जैसे भारत के लिए, भारत में अनेक राज्य हम ये कहते हैं, जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, तो वहाँ पे भी हम राज्य का प्रयोग करते हैं। शासन तंत्र, जैसे हम बात करते हैं मोदी राज्य या योगी राज्य, तो उसमें हम किसकी बात करते हैं, शासन तंत्र या सरकार की हम जब बात करते हैं तो ये भी किसके अंतर्गत आता है, राज्य के अंतर्गत। इस तरीके से हम प्रयोग करते हैं राज्य का। लेकिन क्या ये अनुच्छेद में लिखा हुआ है, तो अनुच्छेद में क्या क्या लिखा हुआ है ये हमने देखा था कि आर्टिकल 12 के अनुसार राज्य की परिभाषा में निम्नलिखित शामिल है। कौन कौन सा, संघ की संसद और सरकार मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल पार्लियामेंट, प्रांत की विधानमंडल और सरकार, स्टेट की जो आपकी स्टेट, अब यहाँ पे देखो प्रांत लिखा गया है, यहाँ पे स्टेट या राज्य नहीं लिखा गया है, इस बात को समझिएगा। और स्थानीय संस्थाएं जैसे नगर पालिका, पंचायत इत्यादि। साथ ही साथ ये जो इंपॉर्टेंट है वो है ये वाली पंक्ति, और इस पंक्ति में क्या लिखा हुआ है, सरकार की शक्ति का प्रयोग करने वाला कोई व्यक्ति या संस्था। अब जैसे यूपीएससी क्या है, यूपीएससी सरकार की एक संस्था है जो सरकार की शक्तियों का क्या करती है, प्रयोग करती है। तो ये यूपीएससी भी किसके अंतर्गत आ जाएगी, राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आ जाएगी। ठीक है, बहुत छोटा सा आर्टिकल था। आर्टिकल नंबर 13 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अगर मैं कहूं कि फंडामेंटल राइट्स का सबसे पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल कौन सा है, तो वो आर्टिकल नंबर 13 है। आर्टिकल नंबर 13 क्या कहता है, आर्टिकल नंबर 13 में हम लोगों ने देखे थे टोटल 4 पार्ट है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन अगर उठाओगे तो उसमें आपको केवल 3 पार्ट देखने को मिलेंगे। अच्छा, इसको हमने ये भी कहा था, आपको याद आ रही है शुरुआती क्लासेस, हमने ये कहा था कि जो ब्रैकेट के बाहर होता है उसे तो आर्टिकल कहा जाता है, ब्रैकेट के अंदर जो होता है उसे क्या कहते हैं, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। तो आर्टिकल नंबर 13 और ब्रैकेट में एक के आगे क्या लिखा हुआ है कि भारत के संविधान के लागू होने से पूर्व, अगर आर्टिकल नंबर 13 एक की आप बात करोगे, 13(1), मैं 13(1) इसलिए कह रहा हूं ताकि मैं आप ये बताओ मुझे कि इस ब्रैकेट के अंदर जो चीज लिखी जाती है इसको क्या कहते हैं, इसको पार्ट कहेंगे, इसका खंड कहेंगे, उपखंड कहेंगे, क्या कहेंगे, इसको आप मुझे बताओगे। तो आर्टिकल 13(1) ये कहता है कि जब संविधान जो है आपका, इससे पूर्व अगर कोई विधि है और वो ऐसी विधि है जो आपके फंडामेंटल राइट्स को क्या कर रही है, वायलेट कर रही है, तो उस विधि को क्या मान लिया जाएगा, नल एंड वॉइड मान लिया जाएगा। कहां तक, जहां तक वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रही है। अगर 13 ब्रैकेट में 2 में लिखा हुआ है तो उसके बाद ये लिखा हुआ है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो क्या करेगी, फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करेगी। इसका मतलब संविधान लागू होने से पहले अगर कोई विधि है तो वो तो नल एंड वॉइड हो जाएगी, और उसके बाद भी ये लिखा गया है कि फंडामेंटल राइट्स को कोई भी वायलेट नहीं करेगी, ऐसी विधि आप नहीं बनाओगे। आर्टिकल नंबर 13 में ही अगर तीसरे ब्रैकेट में 3 लिखा हुआ है तो उसमें लिखा हुआ है कि उपयुक्त संदर्भों में विधि के अंतर्गत संसद या राज्य विधानमंडल का कानून, अध्यादेश, आदेश, नियम, उपनियम तथा विधि का बल रखने वाली परंपराएं आदि शामिल हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि यार विधि का मतलब क्या है। और लास्ट 13 ब्रैकेट में 4 अगर ये लिखा हुआ है तो लिखा हुआ है विधि के अंतर्गत संविधान संशोधन शामिल नहीं होगा। हमने ये भी चर्चा करी थी कि विधि और संविधान संशोधन इसके बारे में अलग अलग क्या है, व्याख्या है हमारे पास, तो वो सारी हमने देखी थी। सबसे पहले हमने 13(1) को देखा था जिसमें हमने एक सिद्धांत जाना था, उसको क्या कहा था हमने, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, आच्छादन का सिद्धांत, की विधि जहां तक आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रही है, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रही है, वहां तक वो विधि क्या हो जाएगी, नल एंड वॉइड हो जाएगी, वहां तक उसको हटा दिया जाएगा। और उसका वो हिस्सा जो आपके मौलिक अधिकारों का कोई हनन नहीं कर रहा है, तो वो हिस्सा उस विधि में रहेगा। कब तक रहेगा, जब तक संविधान में कोई संशोधन नहीं हो जाता। तो ये बात हमने करी थी, ठीक है।
तो और इसके साथ हमने ये भी जाना था कि आच्छादन का सिद्धांत क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। इसके बाद हमने देखा था कि विधि विधि की दो तरह की व्याख्या हमने देखी थी, एक तो व्यापक व्याख्या और एक सीमित व्याख्या। व्यापक व्याख्या में विधि का मतलब ये होता है कि साधारण विधि और साथ ही साथ संविधान संशोधन, और सीमित व्याख्या में विधि का मतलब होता है केवल साधारण विधि। और यहीं से हम लोग चले थे, हमने बहुत सारे केसेस के बारे में बात करी थी और ये देखा था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो कौन कौन से केसेस से आपको याद आ रहा है? तो हमने देखा था शंकरी प्रसाद केस, सज्जन सिंह केस, गोलकनाथ केस, और आखिरी में हमने देखा था कि जो गोलकनाथ केस है, इसके बाद जो 24वां संविधान संशोधन हुआ उसमें क्या क्या कहानी हुई, और ये भी जाना था कि प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग क्या होता है, कैसे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं हो सकता। आगे हम चले, जब हमने केशवानंद भारती केस देखा, और केशवानंद भारती केस में ये कहा गया कि ये बिल्कुल संशोधनीय है, लेकिन किस चीज पे इंपैक्ट नहीं होना चाहिए। तो हमने देखा था केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई मूल ढांचे से संबंधित कोई भी चीज अगर आपके मौलिक अधिकारों में है तो उनमें आप संशोधन नहीं कर सकते, बाकी पूरे जो मौलिक अधिकार है उनमें आप क्या कर सकते हो, संशोधन कर सकते हो। ये सारी चीजें हमने देख ली थी, ठीक है, यहां तक कि हमारी सारी बातें हो चुकी थी। अब आज हमें जिसकी बात करनी है, छोटा सा आर्टिकल है, और आर्टिकल का नाम है समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। क्या है? राइट टू इक्वलिटी। अब देखते हैं राइट टू इक्वलिटी क्या है। सबसे पहले अगर आपसे कोई यही पूछ ले कि भाई समानता का अधिकार, समानता का अधिकार ये संविधान में कहां मिलेगा, तो ये तो हमें पता है कि भाई समानता का अधिकार आपको मौलिक अधिकार है तो भाग 3 में मिलेगा। कोई पूछ ले कौन कौन से अनुच्छेद इससे संबंधित है, तो अनुच्छेद नंबर 14, 15, 16, 17 और 18 ये अनुच्छेद हैं जो किससे संबंधित है, समानता के अधिकार से। आज जिस अनुच्छेद की हम बात करने वाले हैं वो रहेगा अनुच्छेद नंबर 14। कौन सा रहेगा? अनुच्छेद नंबर 14। अब बात करते हैं कि भाई आर्टिकल जो 14 है, आर्टिकल 14 है, ये क्या कहने की कोशिश करता है। आर्टिकल 14 में कुछ चीजें लिखी हुई हैं और ये आप मेरे साथ लिखिएगा। यहां पे लिखा हुआ है कि भारत के राज्य क्षेत्र, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ना, विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता एवं विधियों का समान संरक्षण, एवं विधियों का समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये आर्टिकल नंबर 14 लिखा हुआ है। अगर आप बेयर एक्ट उठाओगे, और बेयर एक्ट आप सबके पास होनी चाहिए, देखो आपके पास लक्ष्मीकांत हो या ना हो, बट एटलीस्ट अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपके पास बेयर एक्ट तो होना ही चाहिए, ताकि आप ये समझ पाओ कि हमारे संविधान में किस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया है। अब समझिए इस भाषा को, जो हमने देखा था शुरुआत में, जो मैं आपको बता रहा था कि भाई सिंगुलर और प्लूरल हम लोग बहुत आसानी से कहीं पे भी लॉ लिख देते हैं, लॉज लिख लेते हैं, लेकिन यहाँ पे आप समझोगे कि लीगलिटी में कितना इंपैक्ट आ जाता है। सबसे पहले जो आपको समझना है कि भारत के राज्य क्षेत्र में, तो सबसे पहले हमने आर्टिकल नंबर 12 में ये चीज तो जाने ली थी कि राज्य क्या होता है, ये जाना था राज्य क्या होता है, आर्टिकल नंबर 12 में ये आपको बता दिया है। तो भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति, यहाँ पे बात किसकी की जा रही है, किसी भी व्यक्ति, इसमें ये नहीं लिखा हुआ कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, नहीं, इसमें ये लिखा हुआ है किसी भी व्यक्ति, चाहे वो इंडिया का सिटीजन है, भारत का नागरिक है, या वो कोई फॉरेनर है, तो यहाँ पे बात की जा रही है किसी भी व्यक्ति। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है ये को विधि के समक्ष समानता, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, विधि के समक्ष समानता। यहां पे विधियां नहीं लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, विधि के समक्ष समानता एवं विधियों का
समान संरक्षण। अब यहां पे विधि का समान संरक्षण नहीं लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? विधियों का समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जा सकता। तो अगर यहां पे देखा जाए कि मुख्य रूप से हमारे लिए कौन कौन सी जो चीज है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं? तो भारत के राज्य क्षेत्र की बात कर रहे हैं। तो ये जो भारत का राज्य क्षेत्र है, इसके बारे में तो हमको किसने बता दिया? आर्टिकल नंबर 12 ने बता दिया है, ठीक है, कि भाई राज्य का मतलब क्या है। तो ये सारी बात तो हम पहले कर चुके हैं। दूसरी चीज यहाँ पे लिखा हुआ है किसी भी व्यक्ति, तो हमने देखा था कि कुछ मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए हैं और कुछ मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों के साथ साथ जो बाहर से कोई व्यक्ति भारत में रहने आ रहा है या घूमने आ रहा है उन लोगों के लिए भी हैं। तो फॉरेनर्स के लिए भी ये वाले राइट्स हैं, ठीक है। अब दो चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गई कि राज्य क्षेत्र, ये आर्टिकल नंबर 12 ने बता दिया, किसी भी व्यक्ति, तो इसमें हमें पता लग गया सिटीजन और फॉरेनर। अब इसको क्या करना है? को विधि के समक्ष समानता, क्या है? विधि के समक्ष समानता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम समझेंगे आगे। एवं विधियों का समान संरक्षण, एवं विधियों का समान संरक्षण, ये दो चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसे इंग्लिश में कहा जाता है, इंग्लिश में विधि के समक्ष समानता, ये जो चीज है विधि के, इसको इंग्लिश में भी याद रखिएगा आप, विधि के समक्ष समानता। और दूसरी जो चीज आज हमको समझनी है मुख्य रूप से, वो है विधियों का समान संरक्षण। विधियों का समान संरक्षण, ये दो चीजें आर्टिकल नंबर जो 14 है उसकी जान है, ठीक है। मतलब ये सोल है, इसके बिना आप आर्टिकल नंबर 14 को नहीं समझ सकते। अब विधि के समक्ष समानता है, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो इसे इंग्लिश में कहा जाता है, इसे इंग्लिश में कहा जाता है इक्वलिटी बिफोर लॉ। क्या कहा जाता है? इक्वलिटी, इक्वलिटी बिफोर लॉ। और यह है इक्वल प्रोटेक्शन, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। मैं क्यों इंग्लिश में आपको चीजें कह रहा हूं याद करने की? क्योंकि कई बार जब आप मुख्य परीक्षा का जब प्रश्न पत्र देखोगे तो आप पाओगे कि क्या होता है, वहां पर ट्रांसलेशन होता है, इंग्लिश से ट्रांसलेशन होके आता है हिंदी में, ओरिजिनल जो पेपर बनता है वो इंग्लिश में बनता है। तो वहां पे कई बार शब्द काफी क्लिष्ट हो जाते हैं, वो समझ नहीं पाओगे आप। तो आपको याद रखनी चाहिए जो टेक्निकल वर्ड्स हैं इनकी इंग्लिश भी आपको पता होनी चाहिए। अब सबसे पहले जो हमें समझना है वो है इक्वलिटी बिफोर लॉ या विधि के समक्ष समानता। अब विधि के समक्ष समानता क्या होता है इसको समझते हैं, इक्वलिटी बिफोर लॉ क्या होता है इसे समझने का प्रयास करते हैं। अब आप अगर कॉपी पेन आपने ले रखा है तो एक बार आप छोड़ दीजिए, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इसको समझने की हम लोग कोशिश करते हैं, ठीक है। विधि के समक्ष समानता, सबसे पहले हमने जाना था कि जैसे मौलिक अधिकारों में भी हमने कहा था कि नकारात्मक है, तो उसी तरीके से जब बात करी जाएगी विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता, अगर ये बात की जाए और आपसे पूछा जाए कि भाई ये कैसी अवधारणा है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये नकारात्मक, कैसी नकारात्मक अवधारणा है। अच्छा, नकारात्मक का मतलब मैंने तब भी बताया था, नकारात्मक का मतलब ये नहीं हो सकता कि ये गलत है, ये खराब चीज है। नकारात्मक का मतलब ये होता है यहाँ पे कि चीजों को करने से रोका जा रहा है। आपसे ये कहा जा रहा है कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब झूठ नहीं बोलना चाहिए ये कोई गलत बात तो नहीं है, गलत है या नहीं है? आपको चोरी नहीं करनी चाहिए, ये क्या, ये कोई खराब बात है नहीं, लेकिन इसमें नहीं शब्द का प्रयोग हम लोग कर रहे हैं, तो ये कैसा सेंटेंस हो जाएगा? नकारात्मक हो जाएगा, हाँ या ना। इसी तरीके से यहाँ पे किसी चीज को कुछ करने से रोका जा रहा है, तो इसलिए हम क्या करें, कैसी अवधारणा है? नकारात्मक अवधारणा है। अच्छा, यहाँ पे बात की जाती है किसकी? विशेषाधिकारों की। विशेषाधिकारों का ना होना, आर्टिकल नंबर 14 में इक्वलिटी बिफोर लॉ या विधि के समक्ष समानता क्या कहता है कि विशेषाधिकारों का नहीं होना चाहिए, विशेषाधिकार नहीं होने चाहिए। तो फिर से वही शब्द क्या दिख रहा है आपको? नहीं, या ना का बोध जब होते हुए दिख रहा है,
इसका मतलब ये कैसी अवधारणा हो गई, नकारात्मक अवधारणा हो गई। तो हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि विधि के समक्ष समानता का मतलब है कि क्या नहीं होने चाहिए, विशेषाधिकारों का नहीं होना चाहिए, विशेषाधिकार नहीं होने चाहिए। इस चीज को हम लोग क्या कह रहे हैं, इस चीज को हम कह रहे हैं, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया, क्या होना है, विशेषाधिकार, विशेषाधिकार का ना होना, विशेषाधिकार नहीं होने चाहिए। अब विशेषाधिकारों का मतलब क्या होता है सर, ये तो बताओ। तो देखो विशेषाधिकार अगर संधि विच्छेद करोगे तो विशेष अधिकार, अगर किसी को कुछ एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस दिए जाते हैं, एक तो आपके पास राइट्स तो हैं ही, अधिकार तो हम सबके पास हैं, लेकिन उन अधिकारों के अलावा कुछ विशेषाधिकार अगर किसी को दे दिए जाएं, कुछ एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस अगर किसी को दे दिए जाएं, तो उन्हें आप क्या कहोगे, विशेषाधिकार कहोगे। अब इसका मतलब ये हुआ यहां पे इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग इस विशेषाधिकार का मतलब यह होता है कि सबल के पक्ष में किए गए, सबल के पक्ष में किए गए को विशेषाधिकार कहा जाता है। अब सबल का पक्ष या ये सब क्या होते हैं, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। देखो अगर बात की जाए विशेषाधिकारों की, तो दो तरीके से विशेषाधिकार हो सकते हैं। कैसे, हमारे समाज में दो प्रकार के लोग हैं, एक तो हैं सबल लोग और एक हैं वंचित लोग। एक कौन है, वंचित लोग, ठीक है। सबल लोग जैसे अंबानी जी, अडानी जी, कैसे लोग हैं, सबल लोग हैं। वंचित लोग जो आपने देखा होगा मार्केट में कोई रिक्शा चला रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, वो कैसे लोग हैं, वंचित वर्ग से आते हैं। अच्छा, अगर विशेषाधिकार ऐसे हैं कि वो सबल लोगों को, इन सबल लोगों के पक्ष में है, सबल के पक्ष में हो जाए, ऐसे हो सकते हैं विशेषाधिकार कि किसके पक्ष में हो जाए, सबल लोगों के पक्ष में हो जाए। अच्छा, विशेषाधिकारों का मतलब यही तो है कि किसी को हम लोग राइट्स के अलावा कुछ एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस दे रहे हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे विशेषाधिकार, और ये किसके पक्ष में है, यहाँ पे सबल के पक्ष में है। जैसे याद करो अनारकली, अनारकली वाला किस्सा आपको पता होगा कि जो सलीम है, सलीम और अनारकली का कुछ किस्सा था, और अकबर ने क्या किया, अकबर ने कहा कि साहब जो अनारकली है इसको क्या कर दिया जाए, दीवार में चिनवा दिया जाए। ये बात हुई थी, उस पिक्चर में बात हुई थी। हालांकि मध्यकालीन इतिहास में ऐसा कहीं पे भी कोई जिक्र आपको किसी भी किताब में, किसी भी इतिहास की किताब में आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अच्छा, अब जो भी बातें हुई थी वो अनारकली और सलीम के बीच में हुई है, तो जो भी अपराध हुआ है वो दो लोगों ने किया है। लेकिन किसे दीवार में चिनवाया गया, तो दीवार में चिनवाया गया केवल अनारकली को। इसका मतलब अनारकली कौन से वर्ग से है, अनारकली वो राज परिवार का हिस्सा नहीं है, वो किसी मुगल एम्पायर की बेटी नहीं है, वो किसी वंचित वर्ग से आ रही है। और सलीम जो है वो मुगल बादशाह का बेटा है, तो वो कौन से पक्ष का है, वो सबल पक्ष का है। तो वहां पे विशेषाधिकार किसे दिए गए, सलीम को दिए गए, और सलीम को दीवार में नहीं चुनवाया गया, किसे चुनवाया गया, केवल अनारकली को। तो इस प्रकार के जो विशेषाधिकार हैं वो किसके पक्ष में है, सबल के पक्ष में विशेषाधिकार हैं। अच्छा, ज्यादातर जो आपका मध्यकालीन इतिहास देखोगे तो वहां पे इस प्रकार के आपको बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे कि बहुत सारे विशेषाधिकार किसे दिए गए थे, सबल लोगों को दिए गए थे। अच्छा, सबल का मतलब आप समझ गए होंगे, सबल का मतलब ऐसा नहीं समझिएगा कि जिसके शरीर में ज्यादा बल है। सबल का मतलब किसी भी तौर पे हो सकता है, वो आर्थिक तौर पे किया जा सकता है, शारीरिक तौर पे लिंग के आधार पे हो सकता है। जैसे आप अगर बात की जाए कि महिलाओं की स्थिति मध्यकालीन इतिहास में आप देखोगे तो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। तो महिलाओं की आप देखोगे किस प्रकार स्थिति अच्छी नहीं थी कि भाई पुरुष बहुत सारी शादियां कर सकता है, महिला बहुत सारी शादी करने के लिए उनके पास अधिकार नहीं थे, तो उतनी अच्छी स्थिति नहीं थी। इसलिए बहुत सारे विशेषाधिकार केवल किसे दिए गए, पुरुषों को दिए गए। तो वो पहले से सबल हैं और उनके पक्ष में आप और अगर राइट्स दे दोगे तो और उनको क्या मिल गया, प्रिविलेज मिल गया। तो ये समझ में आया कि सबल के पक्ष में विशेषाधिकार क्या होते हैं। क्या ये अभी भी हैं, तो अभी बहुत ज्यादा नहीं मिलेंगे। कब आपको मिला करते थे, मध्यकालीन अगर इतिहास देखोगे तो वहां पे सबल के पक्ष में बहुत सारे विशेषाधिकार दिए गए थे। अच्छा, अब क्या वंचित लोगों को भी कोई विशेषाधिकार मिलता है। जैसे भारत की बात करते हैं हम लोग, भारत में आप राशन
हम लोग आप सबने किसकी दुकान देखी है? राशन की दुकानें देखी है, ठीक है। राशन की दुकानों में पीडीएस सिस्टम चलता है ना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और उसके अंतर्गत जो भारत में जो गरीब तबका है उसमें उसको सरकार क्या करती है, बहुत ही कम मूल्य में अनाज उपलब्ध कराती है। पहले कैरोसिन भी मिला करता था, उसके बाद क्या हुआ कि लोगों ने सुसाइड करना शुरू कर दिया, खुद को आग लगाना शुरू कर दिया। इसके बाद कैरोसिन पे रोक लगा दी, उससे प्रदूषण भी होता था। जो महिलाएं कैरोसिन पे खाना बनाती थी उनको लंग्स की बीमारी, आंखों में तकलीफ होती थी, और उसके बाद मोदी जी उज्ज्वला योजना लेके आ गए। चलिए, तो राशन की दुकानों पे आपने देखा होगा कि गरीब तबके को क्या दिया जाता है, एक बहुत कम मूल्य में क्या दिया जाता है, उनको अन्न दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, क्या यही राशन की दुकान पे अंबानी जी आ सकते हैं, अडानी जी आ सकते हैं? तो आप कहोगे नहीं सर, ये जो राशन कार्ड जो बनता है या इस तरह की जो भी योजना है, जैसे अंत्योदय योजना है या अन्नपूर्णा जो योजना है, इसमें एक लिमिटेड लोगों के लिए होती है। जैसे भारत में आपने सुना होगा बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन, तो उन लोगों के लिए योजना होती है, तो बाकी लोग इसका पार्टिसिपेशन नहीं कर सकते। इसका मतलब यहाँ पे भी हमने विशेषाधिकार दिया है, लेकिन विशेषाधिकार किन लोगों को दिए हैं? वंचित लोगों को दिए हैं, ठीक है। अब समझ में आ रहा है कि किस प्रकार से विशेषाधिकार दिए जा सकते हैं। तो दो तरीके से विशेषाधिकार दिया जा सकता है। पहला, सबल के पक्ष में आप दे दो, और दूसरा वंचितों के पक्ष में आप दे दो। तो ज्यादातर जितने भी राजतंत्र आप पढ़ोगे ना, राजतंत्रों में जो विशेषाधिकार दिए जाया करते थे वो किसके पक्ष में हुआ करते थे? सबल के पक्ष में हुआ करते थे। और लोकतंत्र में जो विशेषाधिकार दिए जाते हैं ज्यादातर, इन जनरल अगर अपन बात करें तो वो किसे दिए जाते हैं? वंचित वर्ग को दिए जाते हैं, ठीक है। अब उम्मीद करता हूं सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब इसका टेक्स्ट आप समझोगे तो अब आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो विधि के समक्ष समानता या इक्वलिटी बिफोर लॉ क्या कह रहा है? यह है एक नकारात्मक अवधारणा है, तो हमने जान लिया नकारात्मक क्यों है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है विशेषाधिकारों का नहीं होना या विशेषाधिकारों का अभाव। तो ये नहीं होने का जो बोध है, ये इसको क्या बनाता है? नकारात्मक बनाता है। एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस होना यहाँ पे चाहिए, ठीक है। यह ब्रिटिश परंपरा से लिया गया है। तो हम लोग दो चीजें हमको देखनी है, एक तो देखना है इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ या विधि के समक्ष समानता, ये जो परंपरा है, ये हमने कहां से ली? ब्रिटिश लोगों से ली है। वहां पे इस तरह से चीजें फॉलो होती है, हमने वहां से उठा लिया। अब ये बात आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाए प्रारंभिक परीक्षा में कि हमारे मौलिक अधिकार, भारत की संविधान सभा ने मौलिक अधिकार कहां से लिए या मौलिक अधिकारों की अवधारणा कहां से ली है, तो वो तो हमने लिए मुख्य रूप से यूएसए से। लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि विधि के समक्ष समानता या आर्टिकल नंबर 14 में जो विधि के समक्ष समानता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ है, ये हमने कहां से लिया है? तो हमने लिया है ब्रिटिशर्स से, ठीक है। और लास्ट जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है। ब्रिटेन में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था जिसका नाम था डाइसी। डाइसी ने किस चीज का प्रतिपादक किया था? डाइसी ने जो प्रतिपादन किया था वो किया था रूल ऑफ लॉ, कानून के शासन की जो बात की थी वो किसने कही थी? डाइसी ने की थी। जब वो रूल ऑफ लॉ के बारे में बता रहा था, हालांकि हम थोड़ा सा आज इंट्रोडक्शन रूल ऑफ लॉ का भी देखेंगे, तो रूल ऑफ लॉ के बारे में जब वो डाइसी बता रहा था, कानून के शासन के बारे में जब डाइसी बता रहा था, तो डाइसी ने बताया कि जो विधि के समक्ष समानता है, ये उस रूल ऑफ लॉ के, ये उस कानून के शासन का छोटा सा हिस्सा है। बिना विधि के समक्ष समानता के बिना आप किसको अटेंड नहीं कर पाओगे? कहां तक नहीं पहुंच पाओगे? कानून के शासन तक आप लोग नहीं पहुंच पाओगे। फिर हमने देखा कि यार ये समझ लिया जाए कि विशेषाधिकार क्या होते हैं। तो विशेषाधिकारों का मतलब होता है विभेदन, डिस्क्रिमिनेशन हो, ठीक है। अच्छा, सबल के पक्ष में हो सकते हैं या दुर्बल के पक्ष में हो सकते हैं। जो सबल के पक्ष में होते हैं, जैसे इंडिया में हम बात करें तो जाति व्यवस्था जो है सबल के पक्ष में आपको देखने को मिलेगी। और आप देखोगे दुर्बल के पक्ष में, तो दुर्बल के पक्ष में जब विभेद होता है या दुर्बल लोगों को, वंचित वर्ग को अगर आप क्या देते हो? विशेषाधिकार देते हो, तो इस चीज को कहा जाता है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। क्या कहा जाता है? पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। जैसे आपने अभी 106 नंबर का जो संविधान संशोधन हुआ है, 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उसमें महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। कहां पे? लोकसभा में, ठीक है। संसद में महिलाओं को आरक्षण दिया गया कि भाई इतनी सीटें रिजर्व होंगी किसके लिए? महिलाओं के लिए। अब आप ये कह सकते हो कि साहब हम जब बात कर रहे हैं समानता की, समानता में तो सब लोग बराबर होने चाहिए। बिल्कुल आप बात सही कह रहे हो कि समानता में सब लोग बराबर होने चाहिए, लेकिन मैंने आपको मौलिक अधिकार की पहली क्लास में बताया था कि हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो एब्सोल्यूट नहीं है। तो यहाँ पे कभी भी एब्सोल्यूट इक्वलिटी की बात भी नहीं होगी।
किसकी बात नहीं होती है? एब्सोल्यूट इक्वलिटी की। इसका मतलब यहाँ पे आप देखोगे कि विभेदन या डिस्क्रिमिनेशन आपको देखने को मिलेगा, लेकिन किसके पक्ष में होगा ये विशेषाधिकार, किसके पक्ष में होगा ये? तो आप देखोगे कि वंचित वर्ग के पक्ष में होगा। इसलिए भारत में जो 106 संविधान संशोधन है बिल्कुल सही है। ठीक है, महिलाओं को आरक्षण, हालांकि हम आरक्षण के बारे में आगे भी आर्टिकल नंबर 15-16 में बहुत अच्छे से जानेंगे, लेकिन यहाँ पे आप समझ गए कि दो तरीके का जो विशेषाधिकार या विभेदन हो सकता है वो दुर्बल के पक्ष में हो सकता है या वो हो सकता है सबल के पक्ष में। ठीक है, चले आगे चलते हैं। तो डाइसी ने जो बात करी थी उसको समझ लेते हैं अब। रूल ऑफ लॉ क्या कहा था डाइसी ने? डाइसी ने कहा था साहब कि किसका शासन होना चाहिए? कानून का शासन होना चाहिए। रूल ऑफ लॉ। अब इस रूल ऑफ लॉ पे अपन पूरा एक लेक्चर भी ले सकते हैं, अगर आपके पास पीएसआई और ऑप्शनल है तो वहां पे एक पूरा लेक्चर अपन लोग रूल ऑफ लॉ पे ले सकते हैं, कानून के शासन पे लेते हैं। एक बेसिक इंट्रोडक्शन में आपको यहाँ पे दे देता हूं, रूल ऑफ लॉ क्या होता है, कानून का शासन क्या होता है। ठीक है, कानून के शासन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च क्या है, सबसे ऊपर किसकी बात है? कानून की बात है। सबसे ऊपर कौन है? लॉ है। लॉ से ऊपर कुछ भी नहीं है। तो डाइसी ने लैटिन भाषा में दो चीजें हमको बताई थी। क्या बताई थी डाइसी ने? समझो, डाइसी ने दो चीजें हमको लिख के दी। एक तो था रेक्स लेक्स और एक था लेक्स रेक्स। रेक्स का मतलब था किंग, इज, लेक्स का मतलब है लॉ। ठीक है, अच्छा अब ये सीसेट जैसा क्वेश्चन हो गया। अगर रेक्स लेक्स का मतलब है किंग इज लॉ, किंग इज लॉ का मतलब है शासक ही कानून है। जो राजा के मुंह से निकल गया वही क्या है? कानून है। ठीक है, अगर रेक्स लेक्स का मतलब है किंग इज लॉ, तो लेक्स रेक्स का मतलब क्या होगा? तो यहां पे हो जाएगा लेक्स का मतलब कानून, कानून ही शासक है, यही हो जाएगा इसका मतलब। तो ये दो चीजें किसने बताई थी हमें? डाइसी ने बताई थी। और डाइसी ने कहा कि जहां पे रेक्स लेक्स है, जहां पे शासक ही कानून है, इसका मतलब सब कानून से भी ऊपर कौन हो गया? कानून से ऊपर हो गया वहां का शासक। और रूल ऑफ लॉ ये कहता है कि ना तो शासक और ना ही शासित, कोई भी ना तो शासक ना ही शासित, ये किससे ऊपर नहीं हो सकते? कानून से ऊपर नहीं हो सकते, लॉ से ऊपर ये नहीं हो सकते। अगर इस तरह की व्यवस्था है तभी हम लोग कहां पे पहुंच पाएंगे? रूल ऑफ लॉ, कानून के शासन तक पहुंच पाएंगे। अच्छा ठीक है, अब यहां पे लिखा हुआ है शासक ही कानून है, इसका मतलब कानून छोटा है और शासक उससे ज्यादा बड़ा है। तो ये वाली चीजें आपको कहां देखने को मिलती हैं? ये वाली चीजें आपको मुख्य रूप से राजतंत्र में देखने को मिलती हैं। जो अभी हमने एग्जाम्पल लिया था अकबर, सलीम और अनारकली वाला, वहां पे जो भी मुगल एम्पायर ने कह दिया, जो भी मुगल शासक ने कह दिया, वही क्या हो जाएगा? कानून हो जाएगा। तो वहां पे बात होती है शासक ही कानून है। लेकिन लोकतंत्र में किसकी बात होती है? कानून ही शासन है। कानून से ऊपर कुछ भी नहीं है, ना तो शासक है और ना ही शासित है। जो लोग शासन कर रहे हैं उनको आप शासक कहोगे, जिन लोगों पे शासन हो रहा है वो है शासित। तो ना तो शासक इससे ऊपर है, ना ही शासित इससे ऊपर है। अब इसकी परिभाषा आप देख लो, अब आप अच्छे से इसको समझ पाओगे कि रूल ऑफ लॉ या कानून का शासन क्या होता है। कानून के शासन का अर्थ है कि कानून क्या है? सर्वोच्च है और सभी व्यक्ति, चाहे वे शासक हो या शासित, कानून के क्या है? अधीन है। शासन करने वाला व्यक्ति कोई भी हो, लेकिन वास्तविक शासक कौन है? कानून है। तो कानून क्या है? जो लॉ है वो सर्वोच्च है, लॉ से ऊपर कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये आप समझ गए। तो ये पहली चीज हमने जाना कि विधि के समक्ष समानता क्या है। तो हमने जाना कि विधि के समक्ष समानता का मतलब यह है कि सबसे पहला तो ये तो नकारात्मक अवधारणा है। दूसरी चीज नकारात्मक क्यों है? तो हमने जाना कि यहाँ पे विशेषाधिकारों का नहीं होना। तो ये जो नहीं शब्द है ये किसको इंगित कर रहा है? ये इंगित कर रहा है नकारात्मकता को। ठीक है, तीसरी चीज हमने ये जाना कि हमने कहां से लिया है? हमने ब्रिटेन से लिया है। ये सारी चीजें हमने जाना। हमने फिर ये जानने का प्रयास किया कि ये जो बात की जा रही है विशेषाधिकारों का नहीं होना, तो इसमें विशेषाधिकार क्या है? तो विशेषाधिकार का मतलब होता है विभेदन, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना। अच्छा, अगर डिस्क्रिमिनेशन होगा तो किस तरीके से हो सकता है? डिस्क्रिमिनेशन दो तरीके से हो सकता है, या तो सबल के पक्ष में हो या दुर्बल के पक्ष में हो। सबल के पक्ष में होगा तो वो
पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। कि कौन से डिस्क्रिमिनेशन पे हम लोग चले जाएंगे, नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन। इसका मतलब कि जैसे भारत में अगर इनकम टैक्स की अपन बात करें तो इनकम टैक्स आपको कैसे देखने को मिलेगा, तो भारत में जो इनकम टैक्स है वो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का ही एग्जांपल है। कैसे भाई, एक तो अंबानी जी और अडानी जी हैं, और दूसरा राह पे चलता हुआ, मतलब जो रोड पे चल रहा है, कोई ऑटो चला रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है, उस व्यक्ति को आप देखो। अगर रिक्शा चलाने वाले व्यक्ति को इनकम टैक्स आप देखोगे तो भाई बहुत सारी स्लैब बनी हुई है, मानो उसकी इनकम है कुछ 4 लाख रुपए के आसपास, साल भर का वो 4 लाख रुपए कमा रहा है, तो उसको 0 रुपए इनकम टैक्स देना है। वहीं पे अंबानी जी को अगर आप देखोगे तो जो भी इनकम होगी उस पर 30% के आसपास उनको टैक्स देना है। अब वो क्या स्लैब है वो तो आप माफ कीजिएगा, वो तो आप इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे, लेकिन अभी इतना आप समझो कि रिक्शे चलाने वाले व्यक्ति पे कम टैक्स लग रहा है और अंबानी जी और अडानी जी पे ज्यादा टैक्स लग रहा है। तो भारत में ये जो कानून है, ये जो इनकम टैक्स वाला जो लॉ है, ये किसकी तरफ इशारा कर रहा है, आपको डिस्क्रिमिनेशन की तरफ इशारा कर रहा है। भाई दो लोग दोनों ही भारत के नागरिक हैं, लेकिन दो पे आप अलग अलग इनकम टैक्स लगा रहे हो, तो ये किस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन हुआ, ये हुआ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। क्यों पॉजिटिव हुआ, क्योंकि ये वंचित वर्गों की तरफ झुका हुआ है, उनको फायदा पहुंचाने के लिए है, ना कि सबल लोगों को। अगर सबल लोगों को ये फायदा पहुंचाता तो इसे आप क्या कहते हैं कि उनको क्या दे दिए हमने, एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस दे दिए हैं। तो क्या भारत में किसी को विशेषाधिकार नहीं है? देखो भारत में भी आपको अपवाद देखने को मिलेंगे विशेषाधिकारों के। जैसे अगर मान लो हमारी जो राष्ट्रपति महोदया हैं, या कल को कोई भी राष्ट्रपति बन जाता है और वो क्या करता है, अपने बॉडीगार्ड की बंदूक लेता है और सामने जो लोग सभा में बैठे हुए हैं उन पे क्या कर देता है, वो फायरिंग कर देता है, जिससे 10-15 लोग जो है मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं। उस समय आप पाओगे ना तो वहां पे खड़े हुए पुलिस वाले और ना और भी कोई लोग, ना पीछे आर्म्ड फोर्सेस के जो लोग होते हैं वो उनको नहीं पकड़ सकते या उन पे कोई कानूनी कार्यवाही नहीं कर सकते। और ये सबके सामने हो रहा है, कैमरा चल रहा है, मानो कि ब्रॉडकास्ट भी हो रहा होगा वो लाइव, लेकिन फिर भी उनको गिरफ्तार नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि विशेषाधिकार ये प्राप्त हैं कि जो हमारे राष्ट्रपति हैं या राज्यपाल हैं, इनमें क्रिमिनल प्रोसीडिंग आप उन पे नहीं कर सकते। आपने और एक तरीके का विशेषाधिकार देखा होगा, ये हम सब ने फील किया है। कैसे कि अगर किसी मंत्री का, प्रधानमंत्री जी का या मंत्री का या मुख्यमंत्री जी का अगर गाड़ी जा रही है तो आप देखते हो जनरली ट्रैफिक को क्या कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है, हाँ या ना। तो वो क्या है, उनको विशेषाधिकार है। लेकिन ये उस पद की गरिमा को बनाए रखने के लिए विशेषाधिकार है। ये ऐसा नहीं है कि द्रौपदी मुर्मू जी के लिए विशेषाधिकार है, नहीं, ये राष्ट्रपति जो पद है उसकी गरिमा बनाए रखने के लिए हमने क्या दिए गए हैं, उस पद को विशेषाधिकार दिए हैं। ये किसी व्यक्ति विशेष को विशेषाधिकार हमने नहीं दिए। ये सारी चीजें हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आप विशेषाधिकार जान चुके होंगे, और अगर विधि के समक्ष समानता की बात की जाए तो वो भी आप जान गए होंगे। ठीक है, जो आखिरी चीज जो आज हमको डिस्कस करनी है वो क्या है, विधि का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब इन दोनों में आपसे पूछा जा सकता है, अगर मुख्य परीक्षा में अगर किसी को क्वेश्चन बनाना है तो इस तरीके से क्वेश्चन बना सकता है कि भाई दोनों को क्या करो, आप कंपेयर करो। किस किस को कंपेयर करो? आप करो साहब इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज और इक्वलिटी बिफोर लॉ। इन दोनों को कंपेयर करो आप, विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण। अच्छा, अब यहां पे मैं आपको एक चीज पे आपको लेके जाऊंगा कि यहां पे तो लिखा हुआ है, देखो, लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। ये सिंगुलर और प्लूरल, यहां पे दो चीजें लिखी हुई हैं। क्यों लिखा हुआ है? जब हम बात करते हैं कि आपको क्या करना है, विधि के समक्ष समानता, तो आर्टिकल नंबर 14 का ये वाला हिस्सा विधि के समक्ष समानता की बात कर रहा है, और यहां पे हम करना है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। सारे लॉज, जितनी भी विधियां हैं, वो उन सबका क्या करना है, इक्वल प्रोटेक्शन करना है आपको। तो ये दो चीजें हैं, इसलिए यहाँ पे लॉ और लॉज लिखा गया है। इतनी बारीकी से हमारे संविधान सभा ने हमारे संविधान को लिखा है, तो इस बारे में मेरे को आपको बात बतानी थी। ठीक है, जब हम बात कर रहे थे इक्वलिटी बिफोर लॉ, तो मैंने आपको बताया था कि साहब ये तो कैसी अवधारणा है, नकारात्मक है। कैसी है? नकारात्मक है। अगर बात करोगे इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस, तो ये कैसी अवधारणा है, सकारात्मक है।
कैसी है? सकारात्मक है। अच्छा, नकारात्मक में मैंने आपसे कहा था, नकारात्मक का मतलब है कि यहाँ पे हमको चीजें नहीं करनी है ऐसी, मतलब विशेषाधिकार नहीं देने, और नहीं का अगर कहीं पे बात हो रही है, बोध हो रहा है, तो उसको आप कैसी अवधारणा कह दोगे? नकारात्मक कह दोगे। सकारात्मक अवधारणा, इसका मतलब यहाँ पे ये हो रहा होगा कि ये चीज आपको करनी है। अब कौन सी चीज आपको करनी है? तो आपको क्या करना है? समान परिस्थिति में समान व्यवहार करना है, अर्थात कानूनों को समान परिस्थिति में समान रूप से लागू करना। अर्थात जब राज्य नागरिकों के लिए सुविधाओं और अवसरों की व्यवस्था करेगा, तो वे अवसर समान परिस्थिति में रहने वाले सभी व्यक्तियों को समान रूप से उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो मुख्य रूप से जो हमने बात करी वो ये है कि साहब समान परिस्थिति में समान व्यवहार करना है, समान व्यवहार करना है, ठीक है। और करना है, यहां पे ये लिखा है करना है, करना है लिखा है, इसलिए कैसी अवधारणा है? सकारात्मक। और यहां पे हमने लिखा था कि साहब क्या नहीं होने चाहिए? विशेषाधिकार नहीं, ये लिखा था। नहीं का मतलब नकारात्मक। अब इसकी बात करते हैं साहब, समान परिस्थिति में समान व्यवहार करना और असमान परिस्थिति में असमान व्यवहार करना, ये दो चीजें यहां पे लिखी गई हैं। अब समान परिस्थिति और असमान परिस्थिति, ये सब चीजें क्या होती हैं, इसको हम लोग समझेंगे। लेकिन इससे पहले एक और चीज मैं आपको बता देता हूं कि यहां पे जो बात होती है, किसकी बात होती है? अनुपातिक समानता की बात होती है, प्रोपोर्शनल इक्वलिटी की बात होती है। अब ये प्रोपोर्शनल इक्वलिटी क्या है, अनुपातिक समानता क्या है, सबको समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। इसके लिए एनसीईआरटी में ना एक बहुत फेमस सा डायग्राम दिया हुआ है, वो मैं आपको समझाता हूं कि समानता और प्रोपोर्शनल इक्वलिटी, मतलब एब्सोल्यूट इक्वलिटी और प्रोपोर्शनल इक्वलिटी का मतलब क्या होता है, ठीक है। ये एक दीवार है और दीवार के उस तरफ आपको क्या है? स्टेडियम है। क्या है? स्टेडियम है। और समझ लो यहाँ पे किसका मैच हो रहा है? आईपीएल का मैच हो रहा है, ठीक है। फाइनल मैच है आरसीबी का और किंग्स 11 पंजाब का मैच हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप तीन दोस्तों, कितने दोस्तों आप लोग? तीन दोस्तों, और तीन दोस्तों की हाइट, आपको टिकट नहीं मिला और आप स्टेडियम की दीवार के पीछे आप खड़े हो, ठीक है। अब आपको क्या करना है? मैच देखना है। मैच देखने के लिए आपने व्यवस्था करी और आपने कहा कि साहब 3 ब्लॉक मंगवाए जाए। कितने ब्लॉक मंगवाए जाए? 3 स्टूल मंगवाए जाए, ऐसे समझ लो 3 स्टूल आपने मंगवा लिए, ठीक है। अब इन 3 स्टूलों पे चढ़कर आपको मैच देखना है। अब आपकी हाइट किस हिसाब से कि जो ए फ्रेंड है, ए फ्रेंड, इसकी हाइट है 6 फीट, बी जो फ्रेंड है इसकी हाइट मान लेते हैं ये है 5 फीट, और जो सी फ्रेंड है इसकी हाइट है 4 फीट, ठीक है। 3 दोस्त हैं, 6 5 4, ठीक है। इस दीवार की जो हाइट है, इस स्टेडियम की जो वॉल है, इसकी जो हाइट है, स्टेडियम की जो बाउंड्री है, स्टेडियम की जो बाउंड्री है, इसकी जो हाइट है मान लेते हैं ये है 5 फीट की। कितने की? 5 फीट की, ठीक है। आपने तीनों स्टूल मंगवाए। इक्वलिटी का मतलब क्या है कि 3 स्टूल आए, तीनों को बराबर बांट दिया जाए। अब तीनों को बराबर बांट दिया गया और एक स्टूल की हाइट है मान लो 1 फीट। कितनी हाइट है? 1 फीट। स्टेडियम की वॉल की हाइट हमने देख लिया था कितनी है? 5 फीट। अब जब ए आपका फ्रेंड यहां पे खड़ा होगा तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, हाँ या ना? और ये बहुत आसानी से मैच देख पाएगा, क्यों? क्योंकि इसकी खुद की हाइट 6 फीट थी, इसके पास एक स्टूल लग गया तो टोटल 7 फीट का हो गया, और स्टेडियम की जो दीवार है केवल 5 फीट की, तो आसानी से मैच देख पा रहा है। बी फ्रेंड 5 फीट का तो ये खुद था, 1 फीट का क्या मिल गया इसको? स्टूल मिल गया, तो ये भी आसानी से क्या कर पा रहा है? मैच देख पा रहा है। लेकिन 4 फीट वाला जो व्यक्ति है उसको 1 फीट का आपने स्टूल दे दिया, तो वो यहां तक पहुंच गया, यहां तक पहुंच गया। अब इसमें ये वाला जो व्यक्ति मैच नहीं देख पाएगा, क्योंकि पूरी हाइट ही 5 फीट है और स्टेडियम की दीवार की हाइट भी 5 फीट है। लेकिन ये दोनों व्यक्ति क्या है? इन दोनों व्यक्तियों को ने आसानी से मैच देख लिया। ये बात होती है जब हम बात करते हैं कि संपूर्ण समानता है, एब्सोल्यूट इक्वलिटी है। सबको अपने 1 1 फीट का सपोर्ट दिया, तीनों लोगों ने उसको एंजॉय किया, लेकिन इस एंजॉयमेंट में हुआ ये कि ये वाला जो व्यक्ति है मैच नहीं देख पाया। समझ पाए क्या चीज हुआ? अब दूसरा केस देखते हैं। और दूसरा केस क्या है? दूसरा केस इस तरीके से है कुछ कि वही स्टेडियम की दीवार जिसकी हाइट थी 5 फीट, हाइट क्या है? 5 फीट है। इस समय
ये जो ए व्यक्ति है इसको आपने स्टूल नहीं दिया है, ए व्यक्ति को स्टूल नहीं दिया, तो क्या हुआ, ये ए व्यक्ति अब भी आसानी से मैच देख पाया। क्यों? क्योंकि इसकी हाइट थी 6 फीट, मैच इसने देख लिया। जो बी व्यक्ति है उसको आपने एक स्टूल दे दिया, एक स्टूल पे जब खड़ा हुआ आसानी से, उसकी हाइट चूंकि 5 फीट थी, एक फीट का सपोर्ट मिल गया तो अब 6 फीट हो गई, ये इसने भी आसानी से क्या हुआ, मैच देख लिया। लेकिन जो सी व्यक्ति है इसे आपने क्या दिया, 2 स्टूल दिए, 2 स्टूल देने के बाद इसने भी आसानी से क्या हुआ, मैच देख लिया। ये जो है ये है प्रोपोर्शनल इक्वलिटी। यहां पे आप देख रहे हो कि डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, बिल्कुल डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, इस व्यक्ति को स्टूल नहीं मिला है। क्या इस व्यक्ति को स्टूल की जरूरत थी? इस सबल व्यक्ति को क्या किसी सपोर्ट की जरूरत थी? अब आप समझ पाए होंगे कि हम लोग क्या बात कर रहे हैं इतनी देर से, जब मैंने कहा था अनुपातिक समानता। अब आप समझ पाए अनुपातिक समानता क्या है। अनुपातिक समानता का मतलब यह है कि समान जनों के साथ समान व्यवहार करना और असमान जनों के साथ असमान व्यवहार करना। अगर सभी लोग 4-4 फीट के होते तो हम सबको 2-2 स्टूल दे देते, तो वहां पे हम क्या करते हैं कि समान लोगों के साथ समान व्यवहार करते। लेकिन यहाँ पे असमान लोग हैं, असमान जन हैं, तो असमान जनों के साथ असमान व्यवहार हो किया जा सकता है। इसलिए मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि हमारे यहाँ पे कोई ये जो समानता का अधिकार है एब्सोल्यूट राइट नहीं है। यहाँ पे आपको बहुत बार डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हो डिस्क्रिमिनेशन, आप समझ पाए, ठीक है। और ये वाली जो चीज है किसका, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, ये हमने कहां से लिया है, ये हमने यूएसए से लिया है। और इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर लॉ ये हमने कहां से लिया है, ये तो हमने लिया था ब्रिटेन से। कहां से लिया था, ब्रिटेन से हमने लिया है। और ये चीज हमने कहां से ली है, यूएसए से, यूएसए से हमने ली है, ठीक है। अब इसी को अगर आप आगे देखोगे ना, विधियों का समान संरक्षण, विधियों का समान संरक्षण का मतलब, इसको जब आगे हम डिटेल में पढ़ते हैं तो एक सिद्धांत आता है, और इस सिद्धांत का मतलब है युक्ति युक्त वर्गीकरण का सिद्धांत, या जिसे कहा जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ रीजनल क्लासिफिकेशन। क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन। इसको भी समझ लो आप, और उसके बाद हम लोग लेक्चर खत्म करेंगे। अभी इतनी शक्ति नहीं है कि बहुत देर तक मैं खड़ा रह सकूं, पर ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार समझ लेते हैं। साथ साथ यहीं पे क्या टॉपिक का नाम है, डॉक्ट्रिन ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन। इसे हिंदी में हम लोग कहते हैं युक्ति युक्त वर्गीकरण का सिद्धांत। युक्ति युक्त वर्गीकरण का सिद्धांत क्या है, इसको समझने की कोशिश करना। हम ये तो जान गए कि भारत का जो संविधान है उसमें जो बात हम लोग कर रहे हैं, किस तरह की समानता नहीं है, एब्सोल्यूट इक्वलिटी नहीं है, वहां पे अनुपातिक या प्रोपोर्शनल इक्वलिटी है। अभी किस तरीके से इसको समझो कि एक व्यक्ति जनरल है, दूसरा व्यक्ति ओबीसी है, तीसरा व्यक्ति एससी है, चौथा एसटी है, पांचवा ईडब्ल्यूएस है। ठीक है, आपने प्री में देखा, और प्री में आपने जब ये 5 नाम देखे, 5 तरह के क्लासिफिकेशन देखे, तो उसमें आपने कट ऑफ देखी। कट ऑफ आपने पाया, मानो यहाँ पे कट ऑफ लिखी हुई है 84, यहाँ पे कट ऑफ लिखी हुई है 82, यहाँ कट ऑफ मान लेते लिखी हुई है 70, ठीक है, यहाँ कट ऑफ लिखी हुई है 65, और यहाँ कट ऑफ लिखी हुई है 75। ठीक है, और ये किसकी कट ऑफ है, ये उन लोगों के कट ऑफ मार्क्स हैं जिनको आईएएस मेंस जो लोग दे सकते हैं, उनके लिए ये कट ऑफ है। भाई इससे कम है तो आप आईएएस मेंस नहीं दे सकते, और इससे ऊपर है तो आप आईएएस मेंस दे सकते हैं। अब आप कहोगे साहब हमारे देश में तो क्या है, समानता है, इक्वलिटी है, आर्टिकल 14 बार बार समानता की बात करता है, तो यहाँ पे समानता मुझे कहीं पे भी नजर ही नहीं आ रही सर, ये तो बहुत गलत है। तो समानता के बारे में तो अभी हमने देख लिया कैसी समानता होनी चाहिए। ये समानता होती है जो प्रोपोर्शनल इक्वलिटी है। प्रोपोर्शनल इक्वलिटी का मतलब ये है कि हम लोग क्या किए कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। तो कुछ लोगों के लिए, कुछ वंचित वर्गों के लिए, जैसे एससी के लिए, एसटी के लिए हमने क्या कर रखा है, कट ऑफ नीचे रख रखी है। ठीक है, अच्छा आप ये कहोगे साहब अब ये बताओ कि युक्ति युक्त
या रीजनेबल क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है? रीजनेबल क्लासिफिकेशन का मतलब ये होता है कि साहब आपने ये तो कह दिया कि आप डिस्क्रिमिनेशन या फिर जो इक्वलिटी की जो आप बात कर रहे हो, इक्वलिटी एब्सोल्यूट नहीं होगी, प्रोपोर्शनल होगी, लेकिन ये किस आधार पे होगी ये तो बताओ। तो यहाँ पे आप कहोगे कि साहब ये तो जाति के आधार पर है, और ईडब्ल्यूएस जो है ये आर्थिक आधार पे है। तो ये जो क्लासिफिकेशन हमने किया, या इसका जो हमने बेस बनाया कि इसके बेस पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके बेस पे हम लोग इक्वलिटी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एब्सोल्यूट इक्वलिटी ना करके हम लोग प्रोपोर्शनल इक्वलिटी की तरफ जा रहे हैं, हम लोग वंचित वर्गों को कुछ सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये जो आधार आपने बनाया ये किसके आधार पे हो सकता है? जाति के आधार पे यहाँ पे हुआ, आर्थिक आधार पे यहाँ पे हुआ, धर्म के आधार पे हो सकता है, किसी के आधार पे भी हो सकता है। तो ये जो आधार जिस चीज को आप लेके चल रहे हो, इस चीज को आप क्या कहते हो? इस चीज को आप कहोगे रीजनेबल क्लासिफिकेशन, युक्ति युक्त वर्गीकरण इसे कहा जा सकता है। तो डिस्क्रिमिनेशन या हो सकता है इक्वलिटी आपको यहां पे देखने को नहीं मिले, लेकिन इक्वलिटी किसके बेसिस पे नहीं देखने को नहीं मिलेगी, उसके लिए हम जिस सिद्धांत का प्रयोग करते हैं उस सिद्धांत का नाम क्या है? युक्ति युक्त वर्गीकरण का सिद्धांत है। ठीक है, समझ में आई बात क्या है युक्ति युक्त वर्गीकरण का सिद्धांत? कि ये जो गोले बन रहे हैं ये किसके आधार पे आप बना रहे हो? ये जाति के आधार पे बना रहे हो, धर्म के आधार पर बना रहे हो, आर्थिक आधार पे बना रहे हो। अब मानो यहाँ पे एक और गोला बना दिया जाए और ये कह दिया जाए जिनके बाल छोटे हैं या जो चश्मा लगाते हैं उनको आप क्या दोगे? उनको एक अलग से आरक्षण दोगे। तो ये तो बहुत गलत बात हो जाएगी उन लोगों के लिए जिन लोगों के चश्मा नहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो ये युक्ति युक्त वर्गीकरण का जो सिद्धांत है इसके बेसिस पे आप किसी भी कोई भी आरक्षण है या कोई भी विशेषाधिकार है उसको आप चैलेंज क्या कर सकते हो? कोर्ट में कर सकते हो। कोर्ट फिर आपको ये बताएगा कि क्या ये जो भी आरक्षण या जो भी हमने एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस दिए हैं किसी वर्ग को, ये किसके आधार पे दिए हैं, क्या ये आधार युक्ति युक्त है या नहीं है? तो ये कौन डिसाइड करता है? कोर्ट डिसाइड करता है। ठीक है, यहां तक बात आ गई। तो आर्टिकल 14 की अगर अपन मुख्य रूप से बात करें तो हमने यहां पे बात करी है किसकी? समानता की। यहां पे समानता का पहला मतलब यह है कि किसी के पास क्या नहीं होंगे? विशेषाधिकार नहीं होना, विशेषाधिकार नहीं होना, ये क्या है? समानता है। दूसरी चीज हमने ये कही कि समान परिस्थिति में, समान परिस्थिति में समान व्यवहार, समान व्यवहार, समान व्यवहार। और इसी के अंतर्गत आप देखोगे कि जो वंचित वर्ग हैं उनके लिए हमने क्या किए गए? विशेष प्रावधान किए। तो वो भी किसके अंदर आ जाएंगे? क्योंकि समान परिस्थिति में समान व्यवहार और असमान परिस्थिति में असमान व्यवहार, ये दोनों ही बातें यहाँ पे है। तो इस चीज का बोध कि वंचित वर्गों के लिए हमको क्या करना है? विशेष प्रावधान करने हैं। इस चीज का बोध आपको कहाँ देखने को मिलेगा? इस चीज का भाव आपको कहाँ देखने को मिलेगा? इस लाइन में आपको देखने को मिलेगा। और ये जो परिस्थिति है, अगर पूछ लिया जाए कि भाई साहब आप ये कह रहे हो समान परिस्थिति में समान व्यवहार करना, तो ये जो परिस्थिति है इस परिस्थिति का निर्धारण कौन करेगा? राज्य निर्धारण करेगा इसका। और जब ये राज्य निर्धारण करेगा तो किस चीज को ध्यान रखेगा? ये ध्यान रखेगा युक्ति युक्त वर्गीकरण को, कि किस बेसिस पे, एक रीजनेबल बेसिस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जिस व्यक्ति ने चश्मा लगा रखा है आप उसको क्या कह दो? उसको ये कह दो कि साहब सब जितने भी चश्मे वाले लोग हैं इन सबको आप क्या बना दो? आईएएस बना दो। जितने भी ऐसे लोग हैं जिनके बाल छोटे हैं उन सबको क्या बना दो? मास्टर बना दो, टीचर बना दो। तो इस तरीके से आप नहीं कह सकते हो। इस तरीके से आप उनको रिजर्वेशन, आरक्षण या किसी भी प्रकार का उन लोगों के साथ आप ये नहीं कह सकते हो साहब ये तो समान परिस्थिति में समान व्यवहार हो रहा है लेकिन चूंकि इनके चश्मा लगा हुआ है तो ये असमान परिस्थिति है इनकी, और असमान परिस्थिति में हम लोग क्या करेंगे? असमान व्यवहार करेंगे। तो ऐसी चीज नहीं हो सकती, वो तर्क संगत होना चाहिए, और उस तर्क संगत चीज को हम लोग क्या कहते हैं? युक्ति युक्त वर्गीकरण कहते हैं। ठीक है, तो ये था यार आर्टिकल नंबर 14। कल हम जब मिलेंगे तो आर्टिकल नंबर 15 हम लोग देखेंगे। जैसे जैसे मेरे को ठीक लगता जाएगा मैं 1 से 2 क्लास कर दूंगा, और एक जो छोटी क्लास अभी 1-2 दिन रहेगी या हो सकता है इस सप्ताह रहे। अभी भी आप देखोगे मैं यकीन से बताऊं आपको, विश्वास करो, पैरों में बहुत भयानक स्वेलिंग आ रखी है। अभी खड़े रहने में थोड़ा सा तकलीफ होती है उससे, है ना। तो वो इशू है। लेकिन मैं हाँ अब ये प्रॉमिस आपसे करूंगा कि क्लास रेगुलर रहेगी, चाहे मैं आधे घंटे के लिए आपके सामने आऊं लेकिन मैं क्लास रेगुलर आपके साथ बना रहूंगा। ठीक है, और कल हम मिलेंगे आर्टिकल नंबर 15 के साथ। आप एक काम जरूर कीजिएगा, ये जब भी आप क्लास ले रहे हो
क्लास लेने के बाद जो भी पीवाईक्यूज है, हालांकि मैं पीवाईक्यूज बीच बीच में करवाता भी रहूंगा, लेकिन अगर आपको भी जैसे कुछ लोगों का बीपीएससी का एग्जाम है, प्रीलिम्स का, बहुत सारे मैसेज आए कि साहब हम आंसर भेज दें, तो आंसर आप में से बहुत सारे लोगों ने भेजे भी, बाकी सब लोग भी आंसर लिख के आप भेजा करो। तो जब भी आप आंसर लिखो तो कोशिश करा करो आप मुझे वो भेज दें, ठीक है। भेजने से होगा ये कि जो मुझे लगेगा कि यार ये एंगल यहाँ से मिसिंग है, वो मैं एंगल आपको बता दूंगा, ठीक है। तो कोशिश करना आप लोग आंसर करके लिख के भेजें और पीवाईक्यूज एक बार देखते रहें। मैं आपको इतना प्रॉमिस कर सकता हूँ कि जो पॉलिटी और या फिर आने वाले टाइम में जब हम ज्योग्राफी क्लासेस लेंगे, इस पॉलिटी और ज्योग्राफी क्लास के बाद आप किसी भी चाहे संघ लोक सेवा आयोग हो, चाहे उत्तर प्रदेश यूपीपीसीएस हो, आरपीएससी हो, एमपीपीसीएस हो, किसी भी स्टेट पीसीएस का परीक्षा देंगे, उसमें से इस सब्जेक्ट के अगर आप पीवाई की उठा के देखेंगे तो 80 से 85% सवाल करने में आप लोग क्या हो जाएंगे, आपको बहुत इजीली आप लोग उनको मैनेज कर लेंगे, ठीक है। इतने प्रॉमिस के साथ, इतने विश्वास के साथ मैं इसलिए प्रॉमिस कर सकता हूँ क्योंकि वो सारे पीवाईक्यूज एटलीस्ट कम से कम 12 साल के पीवाईक्यूज मैंने खुद ने सॉल्व करे हैं और उसके बाद मैंने ये जो क्लास का कंटेंट है प्रिपेयर किया है। तो आप यकीन करना कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा, हाँ वो कोई ऐसा क्वेश्चन हो सकता है जो बहुत ही फैक्चुअल हो, कंसेप्चुअल, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप लोग नहीं कर पाओ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आर्टिकल नंबर 15 के साथ। और ये पहली क्लास है, हमको एक सप्ताह का हमारा ब्रेक लग गया था, लेकिन अब क्लासेस मिस नहीं होंगी। तो बाकी सब लोग जो लोग आपके फ्रेंड्स वगैरह जो लोग जुड़ना चाहते हैं उन लोगों को बोल देना कि क्लासेस रिज्यूम हो गई हैं। मेरे पास मैसेज भी आया, टेलीग्राम पे भी आया और व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि सर क्लास बंद क्यों हो गई, ऐसा तो नहीं है कि छोड़ दिया या फिर आपने बीच में क्लासेस बंद कर दी। तो उसका कारण, हालांकि मैंने आप सबको टेलीग्राम पे मैंने आपको मैसेज करके बता दिया था कि यार क्या परिस्थिति है, और अभी भी जो परिस्थिति मैं आपको एकदम सच्चाई से बता रहा हूँ, लेकिन मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि चाहे आधा ही घंटा हो मैं आपके सामने डेली पेश हो जाया करूंगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा कि आपकी पढ़ाई मिस होगी, आपकी पढ़ाई की आपसे ज़्यादा चिंता मुझे है यार। इन 7 दिनों में मैं आपसे ज़्यादा सफ़र कर रहा हूँ कि यार आप लोगों की पढ़ाई नहीं हो पाई, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। चाहे थोड़ी देर हो, लेकिन मैं आपके सामने रहूंगा। चाहे हम लोग एक मेंस का ही क्वेश्चन करें, मैं आपके सामने 10 मिनट के लिए आऊँ। हालांकि अब स्वास्थ्य में इतना सुधार है, अब दवाइयों की वजह से ऐसा हो रहा है कि इतनी ज़्यादा गर्मी लगने लगी है कि एसी चल रहा है सूला पे, फिर भी पसीने आ रहे हैं, ठीक है। बट इट्स हैपन्स, तबीयतें हो जाता है स्वास्थ्य का इधर उधर, लेकिन अब आगे से कोशिश करेंगे हम लोग ऐसी चीज़ें ना हो। और अब मैं क्लासेस क्या करूँगा, कुछ रिजर्व में भी रखा करूँगा, ताकि ऐसा नहीं हो कि अगर मैं बीमार पड़ गया तो आपकी पढ़ाई मिस हो जाए। तो क्लासेस में रिजर्व में रखने का भी क्या करूँगा, अब प्रोविज़न बना लूँगा। पर अब वो अभी नहीं हो पाएगा, अभी मैं 2 3 4 घंटे क्लास नहीं ले पाऊँगा, है ना। लेकिन धीमे धीमे हम लोग एक सप्ताह या 10 दिन में वहाँ पे भी पहुंच जाएंगे। तो अगर आपकी पढ़ाई मिस हुई तो उसके लिए सॉरी यार, है ना। नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा, ऐसी उम्मीद करता हूं। मैं आपको ये विश्वास तो नहीं दिला सकता क्योंकि स्वास्थ्य इस पे किसी का जोर तो नहीं है, ठीक है। आपके साथ भी हो सकता है, भगवान ना करे ऐसा हो, क्योंकि मुझसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप सब लोग स्वस्थ रहो, क्योंकि आप लोगों को इस साल या नेक्स्ट ईयर जब पेपर देना है तो आपके लिए तो एक एक दिन इंपॉर्टेंट है, और मैं भी जानता हूँ कि आपके लिए एक एक दिन इंपॉर्टेंट है। इसलिए कोशिश करूंगा कि अब ऐसी स्थिति ना आए कि 7 दिन की क्लास आपके लिए छूट जाए, ठीक है। तो कल मिलते हैं आर्टिकल नंबर 15 के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।